Hello guys, today we will discuss the differences between capital expenditure and revenue expenditure. We had already seen that what is expenditures and their classifications. So now today we will discuss the what is the difference between the capital expenditure and revenue expenditure, and it is so much important if a person or an accountant do not have the knowledge about the capital expenditure and revenue expenditure, may not be able to do the accounting properly or correctly. He may answer the questions definitely wrong, and everything will be going to be wrong. So this is most important concept for the whole accounting, and the questions will also comes from the difference theory on theory, which is the differences between the capital expenditure and revenue expenditures, and their application in practical is so much important. If you not able to identify the capital expenditure and revenue expenditure, we will not able to do the accounting correctly. So let's see what is the differences between capital expenditure and revenue expenditures. So expenditure first. Expenditure, an amount of money spent, an amount of money spent for the purpose of providing economic benefit towards the organization, towards the entity. तो कह रहा है कि एक्सपेंडिचर क्या होता है कि कोई भी हम ऐसे अमाउंट का स्पेंड करें जिनसे हमें एक फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है, उसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर। प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट, और इसे ये भी लिख सकते हैं कि प्रोवाइडिंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट लिख सकते हैं। प्रोवाइडिंग, इतना ही सफिशिएंट है। तो कहना का मतलब कि एक्सपेंडिचर क्या होता है कि एक्सपेंडिचर होता है कोई भी हमने अमाउंट स्पेंड किया है जिनसे हमें एक इकोनॉमिक बेनिफिट, और वो हमें पैसे कमा कर देंगे, फ्यूचर में एक प्रॉफिट कमा कर देंगे, एक अर्निंग होंगे उनसे, तो उनसे हम उसे बोलते हैं हम एक्सपेंडिचर। तो एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल इंस्टॉलेशन, हम किसी भी मशीनरी को फर्स्ट टाइम लाते हैं खरीद के तो उसे इंस्टॉल करना पड़ता है, जैसे कि लैपटॉप, ये सब। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, सैलरी, रेंट, वेजेज, सैलरी, रेंट, etc। तो सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स का एग्जांपल हैं। तो अब कहता है कि हमें इनसे जितने भी एक्सपेंडिचर हैं, हमें इन सभी से क्या मिलने वाला है? बेनिफिट्स। क्योंकि हमने जो अमाउंट स्पेंड की है उनसे हमें बेनिफिट मिला नहीं, तो वो हमारे एक्सपेंडिचर ही नहीं होंगे, वो हमारे लॉस हो जाएंगे। तो ये है हमारे एक्सपेंडिचर, और इनसे जो हमारे पास जो बेनिफिट मिलने वाले हैं वो कैसे मिलने वाले हैं, तो इसके लिखते हैं इफ़ द बेनिफिट, और बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, ऑफ एक्सपेंडिचर। तो कह रहा है कोई भी हमारे पास एक्सपेंडिचर है, अमाउंट स्पेंड हुआ है, उनसे हमें बेनिफिट मिलने वाले हैं, तो उस हम बेनिफिट को हम कंज्यूम कब कर रहे हैं? तो एक ये हो सकता है, इसमें भी दो चीज़ें, एक एक्सटेंड्स अप टू 1 year,
accounting period, more than one accounting period, extends more than one accounting period। तो कह रहा है कि हमने कोई भी एक्सपेंडिचर किया है जिनसे हमें बेनिफिट मिलेगा, जो उसे हम एक ही ईयर में कंज्यूम कर पाएंगे और एक से ज़्यादा ईयर में कंज्यूम कर पाएंगे। तो हमारे उसकी जो बेनिफिट होगा, जो हमें एक साल ही मिलेगा, एक ईयर अकाउंटिंग पीरियड में ही मिलेगा, और दूसरा होता है कि मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में हम उसकी बेनिफिट को देख सकते हैं। तो जो 1 ईयर तक में कोई भी एक्सपेंडिचर जिसे हम एक ही ईयर में उसकी बेनिफिट्स को कंज्यूम कर ले, उसके बेनिफिट सिर्फ एक ही साल चलने वाले हैं, तो दिस इज़ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो वो हम उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और दूसरे को बोलते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये क्यों होता है, ये किस पर्पस से करते हैं, दे आर इनकर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशंस। ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। हम ये जो एक्सपेंडिचर होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हम उसे डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस के लिए खर्च करते हैं। और दूसरा है नॉट फॉर डे टू डे, नॉट फॉर डे टू डे ऑपरेशंस। हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को फिक्स एसेट्स एक्वायर करने के लिए खरीदते हैं, एक्सपेंड करते हैं, ना कि हमें उसको डे टू डे ऑपरेशंस के लिए। तो अब इसमें अब देख लेते हैं कि यहाँ पर जितने एक्सपेंडिचर है इसमें से कौन कौन सा आएगा कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, कौन कौन सा आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो ये रहा एग्जाम्पल इसकी, सैलरी, रेंट, कमीशन, etc। और इसमें क्या होगा कि पेमेंट मेड टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स। तो कह रहा हमने पेमेंट किया किसी भी फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, हमने जो भी पेमेंट किया है उसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे फर्नीचर, मशीनरी, और इस पे लगेगा इंस्टॉलेशन। ये सारे के सारे हमारे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, इवन ये भी। तो यही कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। और हमें देखेंगे कि इस कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में फ़र्क क्या है जो एग्ज़ाम में आएगा। तो और इसकी ट्रीटमेंट को भी हम देखेंगे, उसी फ़र्क बताएंगे तभी देखेंगे। तो इसके लिए अब हम इसको एग्जांपल देखते हैं। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, इसे हम क्या मानते हैं, इट इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस और it is
ट्रीटेड एज एसेट्स। जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है हम सभी को एसेट्स मानते हैं, और जितने भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है हम उसको एक्सपेंस मानते हैं। और इससे हमको इसको क्या करते हैं, ट्रांसफ़र टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हम आगे देखने वाले हैं कि हम एक्सपेंसेस को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और इसे बोलते हैं इट इज़ कैपिटलाइज्ड, दैट इज इट इज शोन इन बैलेंस शीट, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सिंपल एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मशीनरी की प्राइस थी 10 लाख और उस पर हम फ्रेट चार्जेस दे दिए 1 लाख, तो हमारे बुक्स में और हमारे बैलेंस शीट में ये 11 लाख से ऐसे आएगा मशीनरी कहकर। जब हमारे बुक में इसे दिखाएंगे तो हम मशीनरी 11 लाख और ऐसे लिखेंगे, और क्योंकि ये हमारे क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसकी ट्रीटमेंट ये होता है जिसके बारे में हम आगे बातें करेंगे। और अभी देखते हैं कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में फ़र्क क्या है, जो एग्ज़ाम में आएंगे, फुल आएंगे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की डिफरेंसेज। और प्रैक्टिकल में इसका, न्यूमेरिकल में इसका बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन होगा, तो आगे हम इसको देखते हैं। पहले इसको रब करते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में फ़र्क क्या होता है, डिस्टिंक्शन क्या होता है। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर increases the earning capacity of business, whereas the revenue expenditure is incurred to maintain the earning capacity। कह रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी भी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, पर जहाँ पर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स उसकी अर्निंग को मेंटेन करते हैं। इसे लेते हैं 1 नंबर के एग्जांपल से कि मान लो हमने एक मशीन है, एक मशीनरी है जिसकी लाइफ मान लो 2 ईयर्स 10 ईयर्स, हमने 2 ईयर्स इसको यूज किया, यूज्ड फॉर 2 ईयर्स, then we make the repair and expenditure, repair and maintenance amounting to rupees 10 लाख से 2 साल यूज करने के बाद हम इसमें एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस करते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस रुपीज़ 2 लाख। तो अब इसकी लाइफ में या तो होगा नो चेंज, दैट इज 8 ईयर्स ही रहेगा, क्योंकि हमने इसको 2 साल से यूज कर लिया है और 2 साल के बाद ही हम इसको अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस कर रहे हैं, जिसमें हमें अमाउंट लगा है 2 लाख रुपए, और इनको खर्चा करने के बाद भी इसमें इसके लाइफ में कोई चेंज नहीं होता है। एक होता है कि चेंज। अब चेंज में कितना चेंज, यदि इसकी लाइफ इस रिपेयर मेंटेनेंस से 10 ईयर से ज़्यादा हो जाए तो ये 8 और प्लस अभी भी और कुछ, जैसे मान लें ये हो गया, फिर से हो गया इसकी लाइफ 10 ईयर्स, और एक होगा इसकी लाइफ लेस देन 10 ईयर्स। और एक हो सकता है इसको मोर देन
10 ईयर्स। तो कह रहा है कि ये रिपेयर मेंटेनेंस 2 लाख रुपये हम इस मशीनरी को लगा कर अगर 2 साल के बाद खर्च किए हैं इस पर, और इनसे इसकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया है, नो चेंज है, क्योंकि अब ये 8 साल ही चलेगा। तो ये हमारे पास इसे बोलेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। यदि इसके लाइफ में चेंज हो रहा है, पर उसकी लाइफ पहले कितना था, इसका ओरिजिनल कितना था, इसका ओरिजिनल है 10 ईयर, ओरिजिनल, तो ओरिजिनल लाइफ है ये। तो अब ओरिजिनल लाइफ है, बस अब ये 10 साल तक ही चलेगा, क्योंकि ये पहले भी 10 साल चलता था। जब ओरिजिनली हम इसको जैसे ही जिस डेट पर परचेज किया था उस दिन भी इसका लाइफ था 10 ईयर्स, और हम 2 साल के बाद 2 लाख रिपेयर एंड मेंटेनेंस खर्च करने के बाद भी अब ये मशीनरी सिर्फ 10 साल ही चलेगा। तो क्योंकि इसकी लाइफ में इंक्रीज नहीं हुआ है, तो इसकी लाइफ में इंक्रीज नहीं हुआ है, इसीलिए हमें ये बेनिफिट में हमारे इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो फिर इसे क्या बोले, इसे बोले रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और लेस देन 10 ईयर्स है तो भी इसे हम बोलेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मान लो कि ये 9 साल तक चलेगा, तो ये भी तो भी ये है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। और मान लो कि हमने इसमें जो 2 लाख रुपये अमाउंट एक्सपेंड किए हैं, तो ये हो गया, अब इनकी लाइफ हो गया मोर देन 10 ईयर्स। यहाँ से इसकी लाइफ हो गया मोर देन 10 ईयर्स। 2 साल चलने के बाद भी अब ये 10 साल से ज़्यादा चलेंगे, तो हम इसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसे बोलते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। और ये दोनों के दोनों ट्रांसफ़र होंगे हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ये जाएगा ये जाएगा बैलेंस शीट में। कौन जाएगा बैलेंस शीट में? ये जो हमारे ये तो हमेशा बैलेंस शीट में ही जाएगा, ये तो हमेशा बैलेंस शीट में ही जाएगा। पर इस पर जो हमने एक्सपेंडिचर किए हैं एक्सपेंडिचर, तो या तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इतने ही केस में ये होता है हमारे पास रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ये होंगे ट्रांसफर कैपिटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, और ये हमारे है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये ट्रांसफ़र होंगे बैलेंस शीट में। तो कौन, ये रिपेयर मेंटेनेंस कौन जाएगा? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस किस फॉर्म में जाएगा? तो ऐसे जाएगा मशीनरी। इसके जितना भी अमाउंट था 2 साल का डिप्रिसिएशन काट करके वो अमाउंट प्लस ये 2 लाख, तो इसके जो अमाउंट होंगे इसको डिप्रिसिएशन काट करके और ये 2 लाख जोड़ करके वो अमाउंट अब जाएंगे, ये जाएंगे बैलेंस शीट में। तो कहने का मतलब ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कोई अलग से अकाउंट नहीं बनेगा, ये कहीं पर नहीं जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ इसी मशीनरी में ही जुट जाएगा। तो इसे ही बोलते हैं कैपिटलाइज होना और बैलेंस शीट में शो होना। तो ये हो गया कि हमारे उसने अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज किया है, तो उसे करो कैपिटल, वो होते हैं हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, और वो जिसने हमारी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करा है इस दोनों केस में, तो ये हो गया हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और यदि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो कैपिटलाइज होगा, क्योंकि मतलब कैपिटलाइज होने का मतलब होता है कि वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा। यदि वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो वो ट्रांसफ़र होगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये 2 पॉइंट क्लियर होंगे, ये और एक ये। और कह रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, तीसरा देखता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू एक्वायर द फिक्स एसेट्स। हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमेशा फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने के लिए करते हैं फॉर द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, वेयर एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन डे टू डे ऑपरेशंस। तो कह रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हम फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने के लिए एक्सपेंड करते हैं, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हम बिजनेस के ऑपरेशंस होता है उसे हम डे टू डे ऑपरेशंस में खर्च करते हैं, जैसे कि सैलरीज, वेजेज, ये सारे के सारे हो गए हमारे पास रिवेन्यूज एक्सपेंडिचर्स, क्योंकि इसकी जो बेनिफिट्स होंगे हमें उसी ईयर में मिल जाएंगे, हम इसे रेगुलरली खर्च करते रहते हैं। और ये डे टू डे ऑपरेशंस खर्च होने से ही अगर एक पॉइंट एक्सटेंस होता है कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज जनरली रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटेशन,
रिपीटेशन, यदि हमारे कोई भी एक्सपेंडिचर होता है, जो रिवेन्यूज एक्सपेंडिचर होते हैं वो रिपीट होते ही रहते हैं, वो एक्सपेंडिचर्स हमें बार बार लगता ही है कि हर एक महीने सैलरीज देने पड़ते हैं, हर एक महीने वेजेस देने पड़ते हैं, हर एक महीने रेंट देने पड़ते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, तो ये हो गया रेकरिंग। रेकरिंग मतलब होता है फ्रीक्वेंटली, और इसका मतलब होता है रिपीटेशन, ये चलता ही रहेगा, एक्सपेंडिचर होता ही रहेगा हमारे पास और बार बार होगा, फ्रीक्वेंटली होगा। और कह रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो नॉन रेकरिंग नेचर होता है, वो नॉन फ्रीक्वेंटली बाय नेचर्स होते हैं, क्योंकि वो एक्सपेंडिचर हम एक बार एक्सपेंडिचर कर दिए तो हमें अगला 2 साल 4 साल 5 साल तक वो कोई उस तरह का एक्सपेंडिचर नहीं करने पर, जैसे कि इस केस में हमने रिपेयर मेंटेनेंस कर दिए तो अगला 4 5 साल 10 साल जो भी है वो हमें अब एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ेगा। तो ये रह गया कि ये होता है कि रेकरिंग इन नेचर, और एक नॉन, ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रेकरिंग इन नेचर्स। MCQ में आ भी सकता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स बेनिफिट मोर देन 1 ईयर्स, कह रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जिसकी बेनिफिट्स हमें 1 ईयर से ज़्यादा मिलते हैं, जो पहले ही बता दिया हूँ। और जबकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जिसकी नॉर्मली बोल रहा है कि नॉर्मली उसकी जो बेनिफिट्स होंगे हमें वो 1 अकाउंटिंग पीरियड में ही ख़त्म हो जाएंगे। जैसे सैलरी हमने इस ईयर्स में, इस महीने में एम्प्लॉय ने वर्क किया तो उसकी बेनिफिट हमें उसी महीने में मिल गया इन दी फॉर्म ऑफ प्रोडक्शंस। तो ये हो गया हमारे पास, उनको हमने सैलरी दी तो वो हमारे हो गए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, पर हमने ये रिपेयर मेंटेनेंस किया है तो वो हमारे हो गए कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, जो मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर तक चल रहा है। ये कितने दिन तक चाहिए, ये 2 लाख रुपए जो खर्च हुए हैं, ये 2 लाख रुपए वो कितने ईयर तक चलेंगे, जैसे 10 ईयर्स तक कम से कम चलेंगे, तभी जाके वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होंगे। और कह रहा है बस, तो इतना ही था कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस। तो हमने अपने हिसाब से बाकी जितने भी डिफरेंस था उस सभी पॉइंट को अच्छे से क्लियर कर दिया हूँ। अब एक होता है कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि मान लो हमने कोई एक ऐसा एक्सपेंडिचर्स किया जिसकी बेनिफिट्स हमें हर एक ईयर तक मिलेगा, पर वो होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, क्योंकि वो होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और वो उसकी अमाउंट और उसकी जो कैपेसिटी होते हैं वो हमें ईयर मिलता है, तो हम उसे बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का ही एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है। ये मान लो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जैसे कि मान लो एक हो गया एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ₹10 लाख। अब क्योंकि ये तो है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, पर इस एडवर्टीजमेंट से हमारे पास जो सेल्स में हर एक कितने ईयर तक ये आ सकता है, क्योंकि ये अमाउंट एक हैवी अमाउंट है, तो हमें इसको हम इतना नहीं, इसको हम कैसे कितना लिखें, इसको हम 100 लाख से लिखते हैं। अब देखो ये है तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, पर इसमें जो अमाउंट एक्सपेंड हुआ है, जिसमें जो अमाउंट खर्च हुआ है वो एक बहुत हाई अमाउंट होने के कारण से हम इसको, यदि ये रिवेन्यूज है तो जाएंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यदि ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस ईयर में जाता है होल के होल, तो ये पूरे के पूरे हमारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट को ही नेगेटिव कर देगा। कहने का मतलब हमें इस बार प्रॉफिट होगा ही नहीं, इस बार हमें लॉस होगा। तो हर एक बिजनेस एंटिटी का एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, उसकी एक प्राइमरी तो नहीं, सेकेंडरी और प्राइमरी कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि वो प्रॉफिट के लिए ही एस्टेब्लिश होते हैं। तो इस केस में हमारे पास यदि मैं 100 लाख को एक ही बार में प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट कर दूँ, मतलब उस एक्सपेंस को हम कर दूँ, तो ये इस ईयर में हमें ये रिवेन्यूज नहीं हो पाएगा, इसे कॉप अप नहीं कर पाएगा, तो इस ईयर हमें लॉस ही हो जाएगा। तो लॉस ना हो इसीलिए हम इस ऐसे कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं जिसे हम कुछ ईयर्स में, जैसे 5 साल 10 साल से ऐसे करके हम चार्ज करते हैं। तो हम हर एक ईयर रुपीज़ ऐसे 10 लाख करके ही अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे। तो ये होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ताकि हमारे पास एक प्रॉफिट मेंटेन रहे, क्योंकि हमें प्रॉफिट का बहुत ही काम होता है, डिविडेंड देना होता है और हमें दिखाना भी होता है ताकि लोग हम अट्रैक्ट हो, इन्वेस्टर हमारे पास आए। बहुत रीजंस हो सकते हैं, तो इसीलिए एक होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो इस तरह का बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, जिसने इतना अमाउंट इन्वेस्ट हो गया है जिसे हमें, यदि उस ईयर ने हम उन्हें उसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस में रखा तो वो हमारे प्रॉफिट पीएनएल को ही निगेटिव कर देगा, मतलब लॉस में आ जाएंगे। तो
लॉस को कोई नहीं पसंद करता है, पर प्रॉफिट को हर एक लोग पसंद करते हैं, और लोग प्रॉफिट की तरह अट्रैक्ट होते हैं, लॉस की तरह अट्रैक्ट नहीं होते। तो हर एक कंट्रीज, हर एक बिजनेस एंटिटी, हर एक अकाउंटिंग पॉलिसीज़ ये होना चाहिए कि हमें बिजनेस को सस्टेन करना है, बिजनेस को रखना है, उसे आगे आके तो चलता ही रखना है। तो हमें उस तरीक़ा का जो कोई भी ऐसे एक्टिविटीज होता है तो हम उसे ऐसा ट्रीट करें ताकि हमारे पास वो लॉस ना हो, और वो अच्छे से हमारे पास वो एक्सपेंस भी हो जाए, पर ये एक्सपेंसेस होंगे वो कुछ नंबर ऑफ़ ईयर्स में होंगे, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में इतना ही था। किसी को कहीं पर कोई भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कर ही सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो। यदि कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दो, और नहीं समझ में आया तो कुछ डिसलाइक भी कर दो, बाकी कमेंट तो कर ही सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, आगे देखते हैं।